चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, इसे सिद्ध कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो एक पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है। प्रश्न में कई बार डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए करके पूछा जाता है, या फिर डायरेक्ट उसका कथन दे दिया जाता है। कथन क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, ठीक है। तो इसको चलो प्रूफ करते हैं। क्या दिया है? समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, ठीक, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इसको थोड़ा से उल्टा कर लेते हैं। ठीक ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का नेमिंग कर देते हैं। ये है ए, ये बी, ये सी, ठीक है। दिया क्या है? दिया है करके लिख लीजिएगा। किसी समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ना, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है भाई? ए बी सी है। तो दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है, ठीक है। कोण बी का मान कितना है? 90 अंश है। कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक। रचना क्या करना है हमें? रचना करना है सबसे पहले, या फिर सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। सॉरी, दिया बोलता हूँ। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि जो कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग सिद्ध करना है हमें। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। ये हमें सिद्ध करना है। कर्ण क्या है भाई? हमेशा याद रखना कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है, या फिर त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण क्या है? AC है। तो AC का वर्ग बराबर लंब, मान लो AB है, ठीक है, तो AB का वर्ग धन आधार क्या है? BC, तो BC का वर्ग, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तीसरा स्टेप क्या है? रचना। आप जो रचना कर रहे हैं, ठीक है, उसको लिखना है। हम रचना ये कर रहे हैं कि जो B है, बिंदु B है, B से AC पर एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है। AC पर लंब डाल रहे हैं, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक। AC पर लंब डाल रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस बिंदु का नाम दे देते हैं D। हमने रचना किए हैं BD, ठीक है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। हमने रचना की है BD, लंब है AC, खींचे, ठीक है। अब उपपत्ति देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज बन रहा है ना। इस समकोण त्रिभुज के अंदर 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज हो गया ABC, एंड दूसरा त्रिभुज है ADB, एंड तीसरा त्रिभुज है BDC। इसको क्या करना है? एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज, ऐसे करके एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज करके 2 बार इसको कंसीडर करेंगे और इसको समरूप प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम छोटा वाला त्रिभुज AD त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे तो कोण जो D है, कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 अंश है, समकोण है, ठीक है। कोण और B और D पर क्या बना रहे हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोण D है और कोण B है, दोनों पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का बना रहा है कोण, और यहाँ पर भी 90 अंश का बना रहा है, ठीक है।
तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो जो कोण ए है वो कोण ए है, और मतलब छोटा वाला त्रिभुज का कोण ए और बड़ा वाला त्रिभुज का कोण ए दोनों एक दूसरे को संपाती कर रहे हैं, मतलब दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए। ठीक है, कोण ए बराबर कोण ए। क्यों बराबर है, दोनों दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों क्या है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो एंगल और एंगल दोनों बराबर हो रहे हैं, तो एंगल एंगल प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, एंगल एंगल प्रमेय से, है ना, एंगल एंगल। ठीक, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए जो आप कंसीडर किए रहते हैं उसी को जैसे कि वैसे लिखना। ठीक है, ए डी बी समरूप का चिन्ह ये है। ठीक है, एंड त्रिभुज ए बी एंड सी दोनों क्या है, समरूप है। कौन से नियम से समरूप है ये, एंगल एंगल, है ना, कौन कौन, समरूपता प्रमेय से, समरूपता नियम से। ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तब उसके संगत भुजाएं क्या होता है, अनुपातिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो AD होगा, है ना, AD बट्टे क्या हो जाएगा, AB होगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, या फिर त्रिभुज के आधार पर भी ले सकते हैं, आधार बट्टे आधार अनुपात लेंगे, और लंब बट्टे लंब अनुपात, और कर्ण बटे कर्ण लेंगे। ठीक है, ये तीनों जो है उसके अनुपात जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर AD अनुपात क्या लेंगे, AB लेंगे। ठीक है, एंड AD लिए, AD बट्टे क्या होगा, AB होगा, एंड AB बट्टे AC होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है दोनों दोनों भुजाएं क्या हो गए बच्चों, दोनों त्रिभुज का अनुपातिक हो गए, है ना। क्यों हुआ उसका नियम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, अनुपातिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए इसका गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके AC का गुणा AD के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AD गुणित AC बराबर क्या हो जाएगा, AB गुना AB, मतलब AB का वर्ग हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ AB का वर्ग। तो यहाँ पास आ गया AD गुणित AC बराबर AB का वर्ग, इसको हम समीकरण 1 देंगे। ठीक है, जब हम त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को हम कंसीडर किए तो समीकरण, पहला समीकरण क्या आया, AD गुना AC बराबर AB का वर्ग आया। इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज कंसीडर करेंगे, तथा या इसी प्रकार करके लिख सकते हैं, इसी प्रकार नहीं, इसी प्रकार ना लिख के हम उसी लिखते हैं कंसीडर करके। एक मिनट, कहाँ चले गए। ठीक है, तथा त्रिभुज ए, क्या था त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का क्या नाम था, त्रिभुज ABC और BDC, है ना, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC, है ना, व त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में फिर से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो या फिर इसको ना इसी प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, इसी प्रकार ही लिखो, हम इसी प्रकार ही सॉल्व कर रहे हैं ना, दूसरे को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में, है ना, ध्यान से देखेंगे क्या त्रिभुज बन रहा था, कुछ इस तरह से बन रहा था। ठीक है,
ये ए था, ये बी था, ये सी है, और यहाँ पर हम लंब डाले हैं डी। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, बी डी सी, और बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, हम दोनों में ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पास है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, तो ये कर्ण होगा, है ना, ये आधार हो गया। ठीक है, और इस त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का, अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बी एंड डी एंड सी, है ना, और ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी एंड सी, है ना, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुज हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पास बी के पास, तो ए सी क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है ना, और ये है उसका क्या होगा? आधार होगा, और ये क्या हो जाएगा? इसका आधार ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा इसका लंब। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या कॉमन है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, ए बी सी, दोनों क्या हो रहे हैं? 90 अंश बना रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, है ना, कोण बी डी सी ये 90 अंश बना रहे हैं, और कोण ए बी सी ये भी 90 अंश बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कोण क्या है? समकोण है, इससे दोनों कोण बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज में कोण जो सी है और कोण सी है, वो दोनों क्या हो रहे हैं? उभयनिष्ठ कोण है। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। ठीक है, ये कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है जो आपस में बराबर है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल और एंगल नियम से, है ना, एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं? समरूप हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी इज समरूप, है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। कौन से नियम से? एंगल समरूपता नियम से। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाएं क्या होता है? अनुपातिक होता है। तब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पास? तब क्या हो जाएगा? बीडी, है ना, बीडी या डीसी ले लो, है ना। हमने पहले क्या लिए थे? उसके पहले वाले त्रिभुज में जब कंसीडर किया था, आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण लिए थे, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैं क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले आधार ले लेता हूँ डीसी, है ना, डीसी ले लेता हूँ। ठीक है, डीसी, तो डीसी बट्टे क्या हो जाएगा? आधार ये डीसी है और इसका आधार क्या है? बीसी है, तो आधार बट्टे आधार। क्लियर है। अब ले लेता हूँ मैं कर्ण। ठीक है, इसी वाला त्रिभुज का कर्ण कौन सा होगा? बीसी होगा। बीसी बट्टे इसका कर्ण कौन सा हो जाएगा? एसी हो जाएगा। ठीक है, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो डीसी गुणित एसी बराबर बीसी गुणित बीसी। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी है ना। सेम क्वांटिटी का जब गुना होता है तो उसका घात क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों? बीसी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या आएगा? बीसी का वर्ग, है ना, डीसी गुणित एसी। ठीक है, ये समीकरण 2 आया। अब ध्यान से देखिए, जो समीकरण 1 और 2 आएगा उसको क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या था बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 क्या आया था? समीकरण 1 आया था, समीकरण आया था AD इंटू AC बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, AD AC, है ना, समीकरण 1 आया था AD इंटू AC धन, है ना। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं तो AD इंटू AC समीकरण 1 का भाग हुआ, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? DC गुणित AC। ठीक है, बराबर इसका राइट हैंड साइड क्या था बच्चों? इसका पहले समीकरण का राइट हैंड साइड था AB का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
ए बी का वर्ग धन दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड क्या है, बी सी का वर्ग। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे ध्यान से तो दोनों में ए सी कॉमन है, तो ए सी को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, ए डी प्लस डी सी बचेगा, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ए डी प्लस डी सी है ना, ए डी प्लस डी सी क्या है बच्चों यहाँ पर, है ना, ए डी प्लस जो डी सी है ना, ए डी प्लस जो डी सी है, ए डी प्लस डी सी है ना, ए डी प्लस डी सी है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या है, टोटल ए सी तो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए डी प्लस डी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ। ए सी को मैं ए सी का एज इट इज लिखता हूँ, और इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, गुणित ए सी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप एज इट इज लिखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ए सी का वर्ग हो जाएगा बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग। क्लियर है, तो यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि ए सी क्या है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ए सी क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब ये कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग आ गया है ना, ये क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर ए बी क्या है बच्चों, ए बी आपने लंब माने थे है ना, तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग धन बी सी क्या है, आधार, बी सी क्या है, आधार का वर्ग। तो यही हमें सिद्ध करना था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, कहाँ चला गया, ठीक, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना रहता है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो बड़ा त्रिभुज दिया है उसको क्या करना है, दो भागों में बांटना है। कैसे बांटोगे, लंब डाल के, बी डी लंब खींचना है ए सी पर। ठीक है, उसके बाद जो छोटा त्रिभुज बनेगा ए डी बी और बड़ा त्रिभुज ए बी सी, उसको पहले कंसीडर करना है और समरूपता प्रमेय से उन दोनों को समरूप कर लेना है। ठीक है, जब समरूप हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के दोनों भुजाएं क्या होता है, अनुपातिक होते हैं। उससे है ना, अनुपातिक करने के बाद ये इसको हल करने पर एक समीकरण एक आएगा। उसी तरह से फिर दूसरा स्टेप क्या करना है कि ये वाला जो बड़ा, ये वाला जो त्रिभुज लगा, दूसरा त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी, इस दूसरे को इस वाला दोनों त्रिभुज को कंसीडर करना है। फिर इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है। समरूप प्रूफ करने के बाद आपका जो समरूपता नियम से है ना, उसके संगत भुजाएं अनुपातिक होता है, उसको हल करने पर दूसरा समीकरण आएगा और दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद में यहाँ पास ए डी इंटू है ना, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी के फॉर्म में आ जाएगा है ना। तो यहाँ से फिर ए सी इंटू ए सी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग आ जाएगा है ना, और यहाँ पर बी ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग आ जाएगा। दोनों समीकरण को सॉल्व करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना रहता है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहे हैं, 16 कह रहा है, मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला यदि ब्याज की दर 6% हो। दर दे दिया 6% वार्षिक है। ठीक है, 5 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, 5 वर्ष तक आपका समय दे दिया है, 100 रुपए प्रति माह आपको बैंक में जमा करना है। ठीक है, कौन सा खाता खोला है, खाता खोलने का नाम है आवर्ती जमा खाता। ठीक है, एक होता है आवर्ती जमा खाता, एक होता है सावधि जमा खाता। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता में क्या होता है कि हर महीना आपको जमा करना होता है। ठीक है, और सावधि जमा खाता में क्या होता है कि एक बार आप एक मुश्त जमा करते हैं। ठीक है, 4 साल 5 साल इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है
दिया है ना, 100 रुपये प्रति माह की दर से, है ना, मतलब जो है पी का मान, जो पी का मान है बच्चों मासिक किस्त है ना, मासिक किस्त, ठीक है, मासिक किस्त कितना दिया है 100 रुपए, ठीक है। दर दिया है, दर मतलब आर का वैल्यू दिया है 6%, ठीक है। एंड समय, समय दिया है 5 वर्ष, ठीक है, मतलब कितने माह हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब 60 माह, ठीक है। एक साल में 12 माह होता है तो 5 साल में कितना हो जाएगा 60 माह हो जाता है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, 5 वर्ष के अंदर उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है बच्चों, जो आप जमा किए रहोगे वो आपका मूलधन, ठीक है, एंड ब्याज, ठीक है, आपको ब्याज मिलेगा, यही होता है मिश्र धन, ठीक है। मिश्र मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि मिक्स धन, ठीक है, आप जो जमा किए रहोगे आपका वो पैसा और आपको जो बैंक से जब ब्याज मिलेगा वो पैसा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आवर्ती जमा खाता, ठीक है, उसके लिए जो सूत्र होता है P इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो P जो होता है वो मासिक किस्त होता है, ठीक है, R जो है वार्षिक दर है, ठीक है, N जो है मासिक, है ना, महीनों की संख्या है, ठीक है, मंथली संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला में मान रख देते हैं, P का मान कितना है, P का मान है 100 रुपए, ठीक है। R कितना है, R है बच्चों दर जो है 6% है, ठीक है, बटे 100 गुणित 1/12, ठीक है। अब माह n का मान जो है ना, समय मतलब n कितना है 60 गुणित 60 धन 1 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पर सिर्फ 1/2 बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 गुणित 60 धन 1 कितना हो जाएगा 61 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 गुणित 30 गुणित 61, क्लियर है, यही बच रहे हैं। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, है ना, 15 दूनी 30, 15 बार में कट गया। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 15 गुणित 61, 15 गुणित 61 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल आई 1, ठीक है, 15 6 का 90, 90 और 1 91, ठीक है। तो 915 रुपये आ रहा है बच्चों आवर्ती जमा खाता, है ना। तो ये आपका ब्याज है ना, आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का सूत्र है ना, ये ब्याज का सूत्र है, ठीक है, आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का सूत्र है। तो 915 रुपये आपका क्या मिल रहे हैं, आवर्ती जमा खाता जब आप खोल रहे हो 100 रुपये प्रति माह जमा कर रहे हो 5 वर्ष के लिए, तो आपको 915 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप ये तो आपको बैंक वाला आपको इसको ब्याज के रूप में आपको वापस करेंगे, ठीक है, और साथ साथ में आपने जो 100 रुपये प्रति माह की दर से आपने 5 साल में जो जमा किया वो भी तो वापस करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना गया है, बोला गया है कि प्रश्न में बोला गया है कि 5 वर्ष पश्चात बैंक वाले उसे कितने रुपए कुल राशि प्राप्त होगा, है ना, मतलब बैंक से उसे कितने रुपए राशि प्राप्त होगा, है ना, 5 साल बाद, ये पूछ रहे हैं, मतलब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मूलधन धन ब्याज, ठीक है। और मूलधन मतलब क्या होगा बच्चों, मूलधन क्या हो जाएगा आपका मासिक किस्त होगा, मूलधन मतलब क्या होगा मासिक किस्त ना, मासिक किस्त गुणित समय धन ब्याज, ठीक है, ये एक सूत्र बन के तैयार हो गया। मासिक किस्त कितना है बच्चों 100 रुपए है, और कितने समय के लिए कर रहे हैं 60 माह के लिए,
धन ब्याज कितना मिला आपको 915। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 गुना 100 करेंगे कितना 60 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, धन 915 मतलब आपका 6000 आपका क्या हो गया टोटल मूलधन हो गया। आपने 6000 बैंक में जमा किए, बैंक वाले ने 915 रुपए एक्स्ट्रा पैसा दिया जिसको अपन ब्याज बोलते हैं, तो कुल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6915 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया मिश्र धन, जो कि बैंक ने आपको पैसा लास्ट में 5 साल बाद दिया। कितना देगा आपको 6915। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको समझ में आया होगा।